हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, ये हमारा जो अगले साल एग्ज़ाम होने वाला है अग्निवीर का, उसके लिए जनरल नॉलेज का PYQ बैच रहने वाले हैं। इसकी फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और ये आपकी इसकी सेकेंड क्लास है। इसमें है क्या कि 2026 में जितने भी क्वेश्चंस आपके जीके में आए थे, हम उन सबका कलेक्शन यहाँ पे लेकर आएंगे और उनको धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके हिंदी में रहने वाले हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी समझने में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में अपना डाउट छोड़ देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन आएंगे। आपने पहले खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन सुननी है। और हम एक्सप्लेनेशन में काफ़ी सारे और पॉइंट्स कवर करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा। तो ये आपके इस साल के सारे क्वेश्चंस होंगे 2026 के, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट ईयर आएंगे या फिर लगभग लगभग यही क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। तो आपने क्या करना है कि इन लेक्चर्स को ढंग से देखना है, बार बार देखना है, जिससे आपके दिमाग में बैठे। इसमें खास कुछ नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपने इन लेक्चरों को रिपीटेड फॉर्म में देखते रहना है ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाएँ। तो चलिए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यानी कि हमारा देश जो है इंडिया, ये सबसे अपना जो इसका लैंड बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा, ये किसके साथ सबसे लंबी है, कौन से देश के साथ। चाइना के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ या म्यांमार के साथ, बताइए। तो जैसे कि हमें पता है कि हर देश की ना एक बॉर्डर होती है, सीमा। जैसे हमारे घर की बाउंड्री वॉल होती है जो बताती है कि ये घर हमारा है, वैसे ही देशों की भी ना सीमाएं होती हैं। और अगर दो देशों की ज़मीन आपस में मिलती हैं तो उसे हम लैंड बॉर्डर या फिर स्थलीय सीमा कहते हैं। अब सवाल हमारे यहाँ पे है कि भारत सबसे लंबी लैंड बॉर्डर किस देश के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा है। तो कई बार आप लोगों को लग सकता है कि चीन तो बहुत बड़ा देश है, इसलिए सबसे लंबी सीमा भी उसी के साथ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। असल में जो भारत की सबसे लंबी सीमा वाला देश है ना, मतलब सबसे लंबी सीमा जो भारत है वो बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है। इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर की है। लगभग लगभग अगर हम देख लें तो 4097 किलोमीटर। अच्छा, इतना बड़ा बॉर्डर ही है क्यों? तो एक बार हम अगर यहाँ पे मैप को देखें, नक्शा देख के ज़्यादा ढंग से हमें समझ आएगा। तो बांग्लादेश ऐसा लगता है कि जैसे वो भारत के ईस्ट हिस्से के अंदर पूरा का पूरा घुसा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे बांग्लादेश है ना, और यहाँ पे इसके लिखा हुआ है 4096 किलोमीटर। तो यानी बांग्लादेश सिर्फ एक तरफ से नहीं लगा हुआ है, ये कई सारे भारतीय राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और इसी वजह से इसकी सीमा भी बहुत लंबी बन जाती है। जैसे एक तो यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। सबसे लंबी सीमा भी मतलब पश्चिम बंगाल की ही बांग्लादेश के साथ लगती है। इस तरफ से ये आसाम से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे से देखें तो ये मेघालय भी यहाँ पे है, और मेघालय की दक्षिणी सीमा बांग्लादेश से मिल रही है। अगर हम यहीं पे त्रिपुरा का देखें तो त्रिपुरा तो लगभग 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इसलिए ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहीं पे अगर हम मिजोरम को देखें तो मिजोरम का भी कुछ हिस्सा बांग्लादेश से जुड़ता है। तो आई होप आप लोगों को ये बातें यहाँ पे समझ में आएंगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा ना दुनिया की 5वीं सबसे लंबी लैंड बॉर्डर मानी जाती है। इसलिए ये बॉर्डर जो है सुरक्षा और ट्रेड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहीं पे हम दूसरे और भी लैंड बॉर्डर देख सकते हैं हमारे, जैसे कि बांग्लादेश वाला तो हमने देख लिया, 4096 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अगर हम यहाँ पे चाइना वाला देखें जो पिंक कलर में है, ये 3488 किलोमीटर, ये भी बहुत ही लंबी सीमा है। लेकिन ये बांग्लादेश से छूटी है, इसलिए जो चीन है वो दूसरे नंबर पे आता है बॉर्डर शेयर करने पे। यहीं पे अगर हम पाकिस्तान का देखें, ये जो रेड कलर से शो रखा है, तो ये भारत की तीसरी सबसे लंबी सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है हमारी। अगर हमें ग्रीन वाला देखें, ये पोर्शन, तो ये इंडिया नेपाल वाला है, 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच जो है ना, ये ओपन बॉर्डर है, खुली सीमा, तो दोनों देशों के नागरिक आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। अगर उसके बाद हम देखें तो ये म्यांमार वाला जो हल्का हल्का ब्राउन कलर का है, ये 1643 किलोमीटर का है। ये सीमा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी हुई है। इसके बाद अगर हम भूटान के साथ देखें तो ये लगभग लगभग 700 किलोमीटर है। तो भूटान भारत का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है देखा जाए तो। अच्छा, यहीं पे हम एक हल्का सा पोर्शन देख सकते हैं जो इंडिया अफगानिस्तान का है, 106 किलोमीटर का। ये भारत की ना सबसे छोटी लैंड बॉर्डर मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है ना, ये वाला जो एरिया है ना छोटा सा, ये हम इंडिया में अपना हिस्सा तो मानते हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा है जो आज के समय में पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में रख रखा है, लेकिन हमें पता है कि ये हमारा है, हमारे देश का है, इसलिए हम आज भी इसे अपने बॉर्डर में काउंट करते हैं। इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ये एरिया आज पाकिस्तान के कब्जे में है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आई होप इतनी सी बातें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी।
ये सभी बातें यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। बांग्लादेश के साथ हम किस किस से शेयर करते हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। और ये अभी जो मैंने आपको बाकी बॉर्डर पढ़ाए इंडिया के अदर कंट्रीज़ के साथ, उनकी भी लंबाई दे रखी है। तो चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे बांग्लादेश। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महिला वनडे विश्व कप 2025 का सेमीफाइनल मैच कहाँ आयोजित किया था, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला वनडे इतिहास में सर्वोच्च सफल रन चेस का रिकॉर्ड बनाया था? बताइए। काफ़ी लंबा बड़ा सा क्वेश्चन बना के पूछ रखा है। हालांकि सीधी सीधी ये पूछ रहा है कि जो महिला वनडे विश्व कप 2025 हुआ था, उसके सेमीफाइनल में ना भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पे हराया था? यहाँ पे विनर रही थी सेमीफाइनल में इंडिया, और यहाँ पे रनर अप टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया। महिला वनडे विश्व कप 2025 है ये। तो ये हुआ था आपका DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। पहले ही समझते हैं कि नहीं, खबर इतनी इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों। हमें पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम है वो सबसे मजबूत टीमों में से एक है। उसने कई बार वुमेन वर्ल्ड कप जीता है। इसलिए अगर कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में हरा देती है तो इसको बहुत बड़ी जीत माना जाता है। तो ये मैच जो हमारा था, ये DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। और इस मैच में ना भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो गया था। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे क्या करा कि पहले बल्लेबाजी करी और 339 रन, ये अगर आप लोगों ने देखा तो आपको पता हो, इतने रन का स्कोर बना दिया था। यानी इंडिया को 340 रन बनाने थे, वो भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो कि बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है। तो अब इंडिया ने क्या करा कि ये 339 रन का जो टारगेट है ये तो चेस किया गया, 1 रन और बना के मैच को जीत भी लिया था। और ये जीत इसलिए भी इतनी खास है ना, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट पहले वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टीम ने चेज नहीं कर पाई थी। तो इंडिया ने क्या करा है, यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसीलिए आई भी है एग्जाम में। अच्छा, इस मैच की जो सबसे बड़ी स्टार थी वो थी यहाँ पे जेमिमा रॉड्रिगस। इन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी करी थी। इन्होंने 127 रन बनाए थे 134 गेंदों पर। इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, टीम को मुश्किल समय में संभाल के रखा हुआ था, आखिर तक टिक कर खेलती रही थी और भारत को जीत दिलाई थी। इसलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, यानी कि मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिसे हम कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें यहाँ पर समझ में आई होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है DY पाटिल स्टेडियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात चलते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन को उठाने के निर्णय के पीछे एक मुख्य कारण क्या था? बताइए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये जो खिलाफत आंदोलन था इसका सपोर्ट क्यों किया था? बताइए। तो सबसे पहले अगर हम ये समझ लेना कि खिलाफत आंदोलन था क्या, तो हमें पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जब सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उस युद्ध के बाद जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन साम्राज्य जिसे हम कहते हैं, ये हार गया था। अब सवाल है कि ऑटोमन साम्राज्य वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक जो उस समय होता था वो खलीफा कहलाता था। मैं आपको समझाता हूँ कि जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस युद्ध के बाद ये ऑटोमन साम्राज्य तो हार गया था, और क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक था इसको हम खलीफा कहते हैं ना, तो दुनिया के बहुत से मुसलमान इसे अपना धार्मिक नेता मानते थे उस टाइम पे। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर होने लगा तो भारत के मुसलमानों को लगा अगर खलीफा की शक्ति खत्म हो गई तो हमारी धार्मिक भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगी। इसी वजह से भारत में ना 1919 में ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस आंदोलन की अगर हम देखें शुरुआत किसने करी थी, इस आंदोलन की शुरुआत ना अली बंधुओं ने की थी। शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों ही मुसलमानों ने कहा कि हमें खलीफा के समर्थन में आवाज़ उठानी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि गांधी जी ने इसका समर्थन क्यों किया फिर? तो इस चीज़ को समझते हैं कि उस समय ना भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। गांधी जी चाहते थे कि पूरा भारत मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, लेकिन अगर सिर्फ हिंदू लड़ेंगे या सिर्फ मुसलमान लड़ेंगे तो अंग्रेज़ों को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि अगर हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ आ जाएं तो आज़ादी की लड़ाई और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यही सबसे बड़ा कारण था कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था उस टाइम पे। गांधी जी ने कहा कि अगर हम मुसलमानों की इस आंदोलन में उनका साथ देंगे तो मुसलमान भी भारत की आज़ादी की लड़ाई में हमारा साथ देंगे। यानी उन्होंने ना इसे सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं माना था, बल्कि उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का मौका माना हुआ था। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी खिलाफत आंदोलन से जोड़ लिया था, INC को।
अब हुआ क्या कि पहली बार हिंदू और मुसलमान एक साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे। इससे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। और यहीं से एक और बड़ा आंदोलन शुरू हो गया था, असहयोग आंदोलन जिसे कहते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसकी शुरुआत कर दी थी। इसमें सरकारी स्कूल छोड़ना, सरकारी नौकरियों को छोड़ना, विदेशी सामान का बहिष्कार करना और अंग्रेजों का सहयोग बिल्कुल भी न करना, इस तरह के काम करे थे। यानी खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों एक साथ चल रहे थे। तो अगर हम देखें कि खिलाफत आंदोलन सफल हुआ था, अगर खलीफा को बचाने की बात करें तो नहीं। बाद में जो है तुर्की के नेता मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे, कमाल पाशा, इन्होंने 1924 में खिलाफत व्यवस्था ही खत्म कर दी थी। इसलिए खिलाफत आंदोलन अपने जो मूल उद्देश्य थे, जो मेन मोटिव थे, उसमें तो सफल नहीं हो पाया था। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर आंदोलन सफल ही नहीं हुआ तो हम इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना रहे हैं, इसको पढ़ क्यों रहे हैं। और ये सबसे अच्छा सवाल है यहाँ पे, क्योंकि ना इस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों को कुछ समय के लिए एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट कर दिया था, असहयोग आंदोलन को बहुत ज़्यादा मजबूत करा था और आज़ादी की लड़ाई को पूरे देश का आंदोलन बना दिया था। इसलिए हिस्ट्री में ना इस आंदोलन को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो अगर अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा था कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को उठाने के निर्णय क्या था उनके पीछे, तो उसका मेन मोटिव था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। आई होप आप लोगों को अभी आंसर यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर मैं आपको ये सीधे बता देता तो इसका बैकग्राउंड आप समझ नहीं पाते कि क्यों ये खिलाफत आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारी बातें डिटेल में अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं, वरना मैंने आपको ये सारी बातें यहाँ पे समझा दी हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? 73, बताइए। ये आपका पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 का, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हमारा जुड़ा हुआ है ना पंचायती राज से। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एक बार, आइए। अगर किसी गांव में ना सड़कें टूट जाती हैं, नाली बनवानी होती है, हैंडपम्प लगवाने होते हैं या फिर स्ट्रीट लाइट लगानी होती है, तो क्या हर बार दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार यहाँ पे काम करेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली से बैठकर हर गांव की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए सरकार ने सोचा ना कि गाँव के लोगों की समस्या गाँव के लोग ही सबसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और इसी सोच से पंचायती राज व्यवस्था जो थी इसको मजबूत बनाया गया। तो 1992 में ना जो ये 73वां संविधान संशोधन था, ये लेकर आए गवर्नमेंट। इस संशोधन का मकसद था कि गाँव में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, स्थानीय स्वशासन जिसे कहते हैं, स्थानीय स्वशासन, यानी कि गांव के लोगों को अपने गांव के विकास से जुड़े फैसले खुद ले सकें। तो जो स्थानीय स्वशासन होता है, ये होता क्या है? मान लो कि जैसे आपकी स्कूल में आपकी क्लास है, तो अगर क्लास मॉनिटर हर छोटी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल के पास क्या है, छोटी छोटी शिकायतें तो जाएंगी नहीं। इसी तरह से ना देश में ना हर छोटी छोटी समस्या के लिए राज्य सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए गांव में ही ग्राम पंचायत बनाई गई जो गांव के छोटे छोटे विकास कार्यों को संभालती है। तो 73वें संशोधन से सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे क्या आया था? अगर हम देखें, पहले क्या होता था कि कई राज्यों में पंचायतें तो होती थी, लेकिन उनके पास ज़्यादा अधिकार वगैरह नहीं होते थे। कई जगह चुनाव भी टाइम से नहीं होते थे। तो 1992 के बाद पंचायतों को ना संवैधानिक दर्जा मिल गया था, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जिसे कहते हैं। मतलब अब पंचायत सिर्फ एक सरकारी व्यवस्था नहीं रह गई थी यहाँ पे, बल्कि संविधान का हिस्सा बन चुकी थी। अब कोई राज्य सरकार चाहे तो पंचायतों को आसानी से एकदम ख़त्म नहीं कर सकती है। तो इसमें यहाँ पे देखिए कि संविधान में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ जोड़ी गई। तो जो 73वें संविधान संशोधन 1992 है ना, इससे एक भाग 9 जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया द पंचायत। इसका नाम ही द पंचायत था। यानी संविधान में पंचायतों के बारे में अलग से नियम लिख दिए थे। इस संशोधन के बाद ना अनुच्छेद 240C से 243O, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जोड़े गए। इसमें बताया गया कि पंचायत कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होंगे, उनका कार्यकाल कितना होगा, उसके अधिकार क्या क्या होंगे। यानी पंचायत से जुड़े लगभग सभी नियम इन आर्टिकल्स में, इन अनुच्छेदों में लिख दिए। यहीं पे 11वीं अनुसूची जो है, 11th शेड्यूल संविधान में, ये 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया और इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स थे, 29 विषय। अच्छा, ये जो 29 विषय थे ये दिए क्यों? ताकि राज्य सरकार चाहे तो ना इन विषयों का काम पंचायतों को सौंप सके। जैसे कि इसमें खेती था, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा,
इस तरह के सब्जेक्ट शामिल थे, यानी कि इनसे जुड़े काम जो पंचायतें वो खुद ही कर सकती हैं। जो संविधान का अनुच्छेद 40 था ना, इसमें पहले लिखा हुआ था कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा और उन्हें ऐसा अधिकार देगा कि वे स्थानीय स्वशासन की इकाई बन सकें। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। लेकिन ये सिर्फ एक नीति निर्देशक तत्व था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, यानी सरकार के लिए एक सलाह थी ये बस। तो 1992 में 73वें संशोधन ने इस सलाह को ना व्यवहार में लागू कर दिया था, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था कि अब ये सिर्फ मतलब सरकार के लिए एक सलाह नहीं है, मतलब ये गवर्नमेंट को अप्लाई करना ही करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है स्टेट्स में। तो इससे पंचायतों को क्या फ़ायदा हुआ? तो अब पंचायतें जो थी वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई, उनको अधिकार मिल चुके थे, जिम्मेदारियाँ मिल चुकी थी, उनके रेगुलरली इलेक्शंस होने लगे, गाँव के विकास में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये अधिनियम है 73 वाला, जिससे पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया था। तो ये इसका सही आंसर है। अच्छा, ये जो इसके जस्ट बाद ना ये नगर पालिकाएं थे, म्यूनसिपलिटीज इन्हें कहते हैं, ये 74वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था जो 1992 में आया था। ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारत ने 2 नवंबर 2025 को डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला आईसीसी वनडे विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रचा। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि इंडिया ने सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और अब ये नवंबर की न्यूज़ है, 2 नवंबर 2025, यानी कि फाइनल में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को भी हरा दिया और महिला वनडे विश्व कप खिताब जीता है। तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, ये पूछा है। पहला क्वेश्चन हमारा था कि सेमीफाइनल्स में कहाँ जीती थी, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में। अब यहाँ पे पूछा है कि फाइनल्स भी जीत गई है, तो प्लेयर ऑफ द मैच किसे बनाया था, बताइए। क्रिकेट से ही आपके 2 सवाल आ गए। क्रिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्पोर्ट्स का आपका किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हमने प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी शेफाली वर्मा जी। आइए इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हुए थे इस मैच में। तो जो आईसीसी वुमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 हुआ था ना, ये आपका 2 नवंबर 2025 में हुआ था, डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, नवी मुंबई में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ना ये वुमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला हुआ था। तो यहाँ पे इंडिया जीत गई थी और इंडिया ने ना दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया था। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करके एक बहुत बड़ा स्कोर बना दिया था। तो इसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो थी वो शेफाली वर्मा को बनाया था। इन्होंने 87 रन बनाए थे यहाँ पे, और ये फाइनल मैच था। सोचो, इतने बड़े प्रेशर में होने के बावजूद भी उन्होंने बिना घबराए 87 रन बना दिए। यहाँ पर उन्होंने 2 विकेट भी लिए थे, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में उनका देखो कितना अच्छा योगदान रहा है, और इसी वजह से इनको प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी हीरो भी थी, दीप्ति शर्मा। इन्होंने भी बहुत मतलब शानदार खेला था। इन्होंने यहाँ पे हाफ सेंचुरी बनाई थी इस मैच में, और 5 विकेट भी लिए थे। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही बहुत अच्छी थी इनकी भी। अगर हम साउथ अफ्रीका की तरफ से देखें, वहाँ से इंपॉर्टेंट कौन था, तो वहाँ लॉरा वॉल वाइट, इन्होंने बहुत अच्छा खेला था, इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। अच्छा, यहीं पे ना अब वर्ल्ड कप जीतने पे इंडिया को $4.48 मिलियन भी मिले थे, इतनी प्राइज मनी मिली। और जो रनर अप टीम रही सेकंड दक्षिण अफ्रीका को, इसको $2.24 मिलियन मिले। और बीसीसीआई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इन्होंने इंडियन वुमेन टीम को ना 51 करोड़ का जो कैश रिवॉर्ड है ये देने की घोषणा करी। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। अच्छा, ये टूर्नामेंट में जो कैप्टन थी वो हरमनप्रीत कौर जी थी। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम की कप्तानी बहुत ही अच्छे से संभाली थी। ये बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट था इंडिया के लिए, क्योंकि भारत ने ना पहली बार आईसीसी वुमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। यहाँ पे जिस ट्रॉफी का भारत कई सालों से इंतजार कर रहा था, वो सपना वुमेंस टीम ने पूरा करके दिखाया। इसलिए ये जीत ना भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाएगी आगे चल के भी। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है शेफाली वर्मा जी, जिन्हें फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुनाया गया। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए हम अपनी क्लास को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, या कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड और भी बातें आपको जाननी है तो मैंने अपना वैसे भी नंबर शेयर कर रखा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम अब किसी नए लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।